मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग धातु और अधातु का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? अब देखो, किसी चीज को जब उसके स्थान में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर वह कुछ न कुछ अवगुण को दर्शाता है। जैसे हम ये बोलेंगे कि कैदियों को जो है या जो गलत करता है, क्राइम करता है, उसको जेल में क्यों बंद किया जाता है? क्योंकि वह वहां पर एक स्थिर ठिकाना रहेगा, वह बाहर नहीं निकलेगा तो आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो किरोसिन भी कुछ न कुछ तो करता है। जो उसको डायरेक्ट हवा में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। मतलब स्वतंत्र अवस्था में उसको छोड़ दें तो वह ऑक्सीजन से या वायु में स्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन यदि उसी चीज को किरोसिन में डुबो करके रखा जाए तो वह न तो किसी कोई रिएक्शन दिखाता है, कोई अभिक्रिया नहीं, वह चुपचाप अपना शांत रहता है, और साथ ही साथ उस पर डुबाने पर वह घुलता भी नहीं है। मतलब सोडियम को किरोसिन में रखने पर ना तो वह कोई रिएक्शन दिखाता है और न ही उसमें घुलता है। तो इसीलिए सोडियम को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। पढ़ते हैं इसको। सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जबकि उसको सोडियम को किरोसिन में रखने पर वह न तो घुलता है और न ही कोई अभिक्रिया करता है। अतः सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। वजह समझ गए कि वह सोडियम जो है किरोसिन में रखने पर न तो कोई अभिक्रिया करता है और न ही वह उसमें घुलता है। ये दो वजह है, इसके कारण जो है सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। कहता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? देखिए, आयनिक यौगिक जो होते हैं वह आयनों से बने होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन ये दोनों मिल करके बनते हैं। तो ये जो धन और ऋण आयन जो एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, एक बहुत ही स्थिर आकर्षण बल के साथ एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। और जब उसको गलाते हैं या उसको गर्म करते हैं, ऐसा बोला जाए, तो उसको हटाने के लिए, उसके बंधन को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने का क्या मतलब हुआ? निश्चित तौर पर उसके बीच का जो गलनांक है वह उच्च होता है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा देंगे तभी वह गलेगा। इसका मतलब उसका गलनांक क्या है? उच्च है। तो इसका मुख्य वजह क्या हो गया कि उसके आयन के बीच जो बंधन होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, वह काफी मजबूती के साथ एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, जिसको हटाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं तथा ये आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को काफी मजबूती से बांधे रहता है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वह उच्च होता है। समझ गए वजह? ये आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। ये हो गया मेन वजह। चलिए अगला चलते हैं। उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन उसमें मौजूद रहेगा। तो एक ऐसा ऑक्साइड होता है जिसको अम्ल या भस्म, अम्ल या फिर भस्म दोनों से अभिक्रिया करेगा। मतलब वही ऑक्साइड अम्ल से भी करेगा और वही ऑक्साइड भस्म से या फिर क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। तो दोनों स्थिति में लवण और जल बनाएगा। तो यह ऑक्साइड दोनों स्थिति में, चूंकि दोनों स्थिति में लवण और जल बनाता है, दोनों स्थिति का मतलब हुआ अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद भी और क्षार से अभिक्रिया करने के बाद भी, दोनों से अभिक्रिया करने पर वह लवण और जल बनाता है। तो इसलिए दो गुण हो गया,
एक अम्ल से और एक लवण से, एक क्षार से, दोनों से अभिक्रिया करके हो गया, तो 2 गुण हो गया, इसीलिए इसको द्विधर्मी कहेंगे। और चूंकि ऑक्सीजन तो रहेगा ही, ऑक्साइड रहेगा, इसीलिए इसका नाम हो गया द्विधर्मी ऑक्साइड। तो पढ़ते हैं इसको, धातु के वैसे ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है ये धातु के लिए है स्पेशली, उभयधर्मी शब्द जो प्रयोग होते हैं या द्विधर्मी ऑक्साइड वो धातु के लिए। तो धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं भस्म या क्षार जो बोल सकते हैं, दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, तो उसे उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 ये ऑक्सीजन है, इसमें ZnO ये भी ऑक्सीजन है, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसमें एक तो हम दर्शाए हैं एग्जांपल के द्वारा, ZnO को HCl के साथ अभिक्रिया किया, ZnCl2 बनाया, ZnCl2 लवण है और ये जल हो गया। यहाँ देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, HCl अम्ल है, ये सबको पता है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया। और वही जिंक ऑक्साइड जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है या फिर एक क्षार है, तो उसके साथ जब अभिक्रिया किया तो Na2ZnO2, तो यह हो गया आपका लवण और यह जल। तो ZnO दोनों स्थिति में, ये ZnO जो है जिंक का ऑक्साइड है, तो यह दोनों स्थिति में अम्ल के साथ भी और भस्म के साथ भी, दोनों से अभिक्रिया करके क्रम से लवण और जल बनाता है, इसीलिए ZnO द्विधर्मी ऑक्साइड हुआ। सेम वही काम Al2O3 भी करता है। ठीक है, तो हम एक एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्साइड, सॉरी ये ऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ अधात्मय होगा। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधात्मय कैसा ऑक्साइड बनाती है, कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्साइड 3 प्रकार का हो गया, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और लवणीय बोल सकते हैं, तो या उदासीन बोल सकते हैं। तो 3 तरह का ऑक्साइड हो गया। तो अधातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 तरह का ऑक्साइड बनाती है, जिसमें एक होता है अम्लीय ऑक्साइड और एक होता है उदासीन ऑक्साइड। एक एग्जांपल, तो अधात्मय ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। उसका एग्जांपल C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला वह अम्लीय ऑक्साइड है। फिर उसी तरह से C+O2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को यह अभिक्रिया किया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जो एक उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आभूषण के लिए क्या क्या चीज की चाहिए, लोगों को किन किन चीजों की जरूरत होती है आभूषण के लिए। तो लोग आभूषण क्यों खरीदेगा, तो आभूषण के लिए सबसे पहले तो वो चमकदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि आभूषण सोना चांदी ये सारे चीज महंगे होते हैं, तो इसीलिए हम ये चाहेंगे कि ये ज्यादा दिन तक टिके, यानी यह संक्षारित नहीं हो, उसमें चमक भी बहुत दिन तक बरकरार रहे। तो इन सब वजहों से हम लोग आभूषण खरीदते हैं। तो अब देखिए, क्या चांदी, सोना और प्लेटिनम में ये सारा गुण पाया जाता है। तो चांदी रहे, चाहे सोना रहे, चाहे प्लेटिनम रहे, वह एक तो बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है,
दूसरा बात, यह संक्षारण रोधी भी है, इसका संक्षारण भी नहीं होता है, यानी इस खुला हवा में छोड़ दीजिए उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उस पर पानी भी डाल दीजिए उससे भी उस पर कुछ असर नहीं होगा। ये दूसरा हो गया। और तीसरा वजह, इसमें चमक भी होता है, ये चमकता है, दूर से ही चमकता है, और यह एक लंबे समय में के बाद भी इसमें चमक बरकरार रहती है। तो ये तीनों चीज इसमें है, इसलिए सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। पढ़ते हैं इसको कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, साथ ही साथ इसका संक्षारण भी नहीं होता है, इसकी चमक तेज होती है, बहुत पुराने होने के बाद भी इसकी चमक बनी रहती है। यही वजह है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 3 वजह हो गया। पहला वजह हो गया यह संक्षारण रोधी होता है, यह कम अभिक्रियाशील होता है, और तीसरा वजह हो गया यह चमकदार होता है। ठीक है, 3 वजह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, वह तुरंत अभिक्रिया करने लगता है, फिर भी उसका उपयोग बर्तन बनाने के खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो है बर्तन एल्यूमिनियम का होगा, आपके घर में भी होगा। खाना वगैरह बनाने के लिए जो है एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, एक्चुअली एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा गुण है, यह जो है उष्मा को, एल्यूमिनियम जो है उष्मा को तेजी से खींचता है, उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, और दूसरा कोई वजह है ही नहीं, बस उष्मा का यह सब अच्छे चालक में से एक है। यानी अच्छा चालक मतलब क्या हुआ, उष्मा उसमें दिए तो वह तेजी से अपने अंदर खींचता है, उष्मा का एक अच्छा चालक है, इसीलिए। और एक वजह तो यह हो गया, दूसरा वजह इसका संक्षारण नहीं के बराबर होता है। इन 2 वजहों के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम उष्मा का अच्छा चालक है, इसका संक्षारण नहीं के बराबर होता है, अतः एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निष्कर्षण के प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? आपको ध्यान होगा, हम एक पद पढ़ाए थे आपको, जारण एवं निस्तापन। तो जारण एवं निस्तापन क्या होता है? जारण रहे चाहे निस्तापन रहे, दोनों स्थिति में धातु को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसा परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों होती है? डायरेक्ट कार्बोनेट अयस्क से ही क्यों नहीं धातु को निकाल दिया जाता है? डायरेक्ट सल्फाइड अयस्क से ही धातु को क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? ठीक है, इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि ऑक्साइड धातु के रूप में कन्वर्ट करने पर उससे धातु का निष्कर्षण करना आसान हो जाता है, जबकि कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में रहने पर उसका डायरेक्ट निष्कर्षण करने में असुविधा होती है। इसीलिए मेन वजह क्या कि ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने से उससे धातु का निष्कर्षण करने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका एकमात्र वजह है कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क की तुलना में ऑक्साइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण ज्यादा आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को परिवर्तित कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य वजह क्या हो गया कि ऑक्साइड से ज्यादा आसानी से धातु का निष्कर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, ऐसा क्यों? इस्पात आप जानते हैं, इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। इस्पात क्या होता है? लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, जबकि तांबा तो खैर तांबा होता ही है। तो तांबा क्या होता है? वह किसी भी परिस्थिति में, चाहे जल गर्म हो, चाहे जल ठंडा हो, चाहे जल बर्फ के रूप में, किसी भी परिस्थिति में वह जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा जल रखना है रखो। लेकिन इस्पात या फिर लोहा कह सकते हैं, वह क्या करता है? वह भाप के साथ, चूंकि गर्म जल है तो उसमें भाप रहेगा ही, उसके साथ अभिक्रिया करके वह बना लेता है ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो, 2 चीज अभिक्रिया किया, वहां पर हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति हो गया, वहां ऑक्साइड का उसको उत्पत्ति हो गया, इससे जल को कुछ न कुछ तो नुकसान है ही। इसीलिए मेन वजह यही हो गया कि ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने लगता है लोहा,
इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबा जल को कुछ नहीं करता, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दर्शाता। तो तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन इस्पात या ब्रैकेट में लोहा लिख लिए भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। अतः गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक्वारेजिया या अम्लराज। एक्वारेजिया या अम्लराज, तो ये हम बेसिक में लिखाए थे, ये फॉर्मूला केवल लिखा दिए थे। तो नाम से ही है, एक्वारेजिया अंग्रेजी नाम है अम्लराज, अम्लों का राजा। तो अम्ल का राजा, निश्चित तौर पर अम्ल का पावर कुछ न कुछ तो है। एक्चुअली अम्ल को यदि आप जमीन पर गिराते हैं, एसिड को यदि आप जमीन पर गिराते हैं तो वहां पर आपको भभकता हुआ धुआं टाइप का निकलेगा। तो सबका अपना अपना पावर होता है, सब में अम्ल में उतना पावर नहीं होता है कि आप सब अम्ल को गिराइएगा जमीन पर तो जमीन जो है जमीन से धुआं टाइप का कुछ निकलेगा। हर अम्ल में ये बात नहीं होता है। तो ये तो अम्ल राज है, यह तो निश्चित तौर पर अम्ल का राजा है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है ये। तो देखो एक्चुअली में यह जो है एक भभकता द्रव होता है। भभकता द्रव ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इस दोनों का मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण? 3:1, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। इस दोनों को 3:1 में मिलाने से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग एक्वारेजिया या फिर अम्लराज कहते हैं। ठीक है, तो अम्लराज जो है वह भभकता द्रव है, यानी उसमें कुछ चीज डालिएगा तो लगेगा कि वह भभक करके जल के समाप्त हो जाएगा या गल जाएगा। इसका इतना ज्यादा पावर है कि यह जो है सोना हो चाहे प्लेटिनम, जितना कठोर धातु है उसको भी यह गला सकता है, बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन अकेला किसी भी एक अम्ल में इतना ताकत नहीं है कि सोना को गला दे या फिर प्लेटिनम को गला दे। इसीलिए ये दो मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों मिलकर के ऐसा करते हैं, इसलिए तो अम्लराज कहलाते हैं। इसीलिए पुराने आभूषण को जब आप सोनार के पास पहुंचाइएगा उसको नया करने के लिए, तो वो क्या करता है, इसी भभकते द्रव में डाल देता है, जिससे वह जो है आभूषण पहले की तरह चमकने लगता है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है उसके भार में कमी हो जाती है। तो ये है एक्वारेजिया। चलिए इसको पढ़ दें। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। यह एक भभकता द्रव है जो सोना एवं प्लेटिनम को भी गला सकता है। जब पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण को एक्वारेजिया में डाला जाता है तो यह नए आभूषण की तरह चमकने लगता है, लेकिन आभूषण के वजन में कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।